আছে এখানে আর আমাদের কমরেডস और বন্ধুগণ, আপনারা সবাই জানেন এইমাত্র আমি বাংলা বলতে পারি, বুঝতেও পারি, কিন্তু একটু বক্তৃতা দেওয়ার জন্য এখানে সাহস নেই। অনেক ভাষা বলতে বলতে আমি কনফিউজ হয়ে যাব, तो ताई जन्य আপনার अनुमति নিয়ে हिंदी में बोले हैं। सबको समझ आ जाती ना? बहुत शुक्रिया। सब मंच पे बैठे हुए सब नेता लोग, मेरे भाइयों और बहनों, आज सबसे पहली बात हम आए आपके बीच में एक बात कहने के लिए, आप सबको हमारी क्रांतिकारी सलाम, लाल सलाम देने के लिए हम यहाँ पे आए। और ये लाल सलाम हमारे पूरे देश के नौजवानों की तरफ से, लोगों की तरफ से हम आपको देने आए हैं कि इतना बड़ा हमले के बावजूद, इतने सारे आतंक फैलाने की जो कोशिश हो रही है और हो रहा है, उसके बावजूद अगर यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा नौजवान अगर इकट्ठा हो पाए आज के बंगाल में, अपने आप में यही प्रोत्साहन है पूरे देश को और देश के नौजवान को कि एक बेहतर भारत का निर्माण होगा और उसका नेतृत्व हमारा बंगाली भाई करेंगे, भाई और बहन, और उनके चलते हुए ये नया भारत का निर्माण हम लोग सब मिलकर करेंगे। ये जो संदेश आप दे रहे हो, इसके लिए हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से आप सबको एक बहुत बड़ा बड़ा लाल सलाम। और लग रहा है कि ऊपर बादल भी खुश हो रहे हैं आपको देखकर। हो सकता बारिश भी आएगा, लेकिन हमारी संस्कृति में बारिश भी आएगा तो ये एक अच्छा शकुन है। इसका मतलब है कि परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन आप लोग लाएंगे और उस परिवर्तन के लिए हम जिद्दोजहद लड़के, जो जरूरत पड़ी तो शहादत जैसे अपने कॉमरेडों ने दिया, उस तरीके की शहादत भी हो, उसके बावजूद हम इस व्यवस्था को बदलेंगे। आज कई लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जो विदेश से काला धन वापस लाने की बात करी और काले धन के लिए एक स्कीम बनाया था, उन्होंने बोला कि ये पूरा काला धन वापस आएगा और आप सबको, हम सबको 15 लाख रुपए मिलेंगे। अब वो स्कीम खत्म हो गया। 2 लाख या 2000 से 3000 करोड़ की रकम सरकार को टैक्स में मिलेगी। बस यही है काला धन जो वापस लाना चाह रहे थे। अब पार्लियामेंट के अंदर हम लोग यही कहते हैं कि भाई काला धन वापस लाने की बात छोड़ो, आप पहले हमारे प्रधानमंत्री को वापस लाओ हिंदुस्तान में। वो तो विदेश में ही रहते हैं, देश की समस्याओं के बारे में उनका कोई ध्यान नहीं। आज जो है उन्होंने वहां से नारा दिया डिजिटल इंडिया, और हमसे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या भविष्य है नौजवानों के लिए। तो हम स्पष्ट रूप से यही कह रहे हैं, हम हमारे छात्रों को, नौजवानों को यही बात कह रहे हैं कि सबको शिक्षा, सबको काम, जो आपका नारा है, ये नारा को हासिल करने के लिए हमारे देश के अंदर साधन है। हमारे देश के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है, साधन की कोई कमी नहीं है। साधन है हमारे देश के अंदर, लेकिन नीतियों को बदलना है इसको हासिल करने के लिए, और ये नीति बदलाना है और ये काम आप ही कर सकेंगे। और ये भविष्य आपका है, छात्रों का, नौजवानों का, और आप तय करिए किस तरीके से इस भविष्य को बनाना चाहते हो। साधन कैसे हैं हम बता रहे। 100 हमारे देश के अंदर खरबपति हैं, 100 खरबपति हैं जिनके हाथ में हमारा देश का जीडीपी का आधा हिस्सा उनके हाथ में। बाकी 90% हमारे देश के अंदर जो परिवार है, उनकी आमदनी 10,000 रुपए से कम है हर महीने। पैसा है देश में, लेकिन चंद लोगों के हाथ में है। अरे रुकिए, अभी बारिश नहीं आया, वो अपने टाइम पर आएगी, तब जो है हम लोगों को सब जाने की जरूरत शायद पड़ सकती है, लेकिन अभी तक तो बारिश आया नहीं। सवाल यह है कि बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए क्या आप सब लोग तैयार हो? क्या आज तैयार हो कि हमारे सुदीप्त और सैफुद्दीन को जो हम लाल सलामी देते हैं उनकी कुर्बानी के लिए, जो लाल सलामी उन्होंने दिया, जो कुर्बानी उन्होंने दी, जो लाल सलामी हम देते हैं उनको, क्या उनके याद में क्या इस देश को बेहतर भारत बनाओगे कि नहीं? ये इसका जवाब आप लोगों को देना है। तो सुनाइए कि बेहतर भारत बनाएंगे कि नहीं हम लोग?
अगर बेहतर भारत बनाना हो तो आज हमारे देश के अंदर जनतंत्र का पुनर्स्थापना करना होगा। आज आप ही ये बंगाल में जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, जिस तरीके का हिंसा हो रहा है, जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, कल ही लाल बाजार पे कलकत्ते के अंदर जो हमला हुआ, जो हमारे केंद्रीय कमेटी के मेंबर पार्टी के हमारे उनको भी सर पे चोट लगी, घायल हुए हैं। ये दुश्मन जो समझते हैं कि जनतंत्र को खत्म करने की आधार पर वो अपना शासन चलाते रहेंगे, उनको एक आप लोगों को याद दिलाना होगा इतिहास। 1970 में भी दशक में भी यही काम करने की सोचे थे हमारे बंगाल में, लेकिन उसको जब जवाब दिया, वो जवाब 35 साल का वाम मोर्चे की सरकार बंगाल में आप लोगों ने बनाया। आज फिर वही चेतावनी देनी है कि हमारी जनतंत्र को और जनवादी अधिकारों पे हमला करोगे तो फिर इसका जवाब आपको मिलेगा कि आपको हराने की बात नहीं, लेकिन वापस यहां पर वाम मोर्चे की सरकार बनेगी बंगाल में और वो इस जनतंत्र को बचाएगी और उसके आधार पर बंगाल और आपका लोगों की सबकी तरक्की होगी। डिजिटल इंडिया का नारा दिया हमारे प्रधानमंत्री, पहले नारा दिया था मेक इन इंडिया। जिस दिन मेक इन इंडिया का नारा लगाया उसके 2 दिन बाद नोकिया जो सेलफोन की फैक्ट्री होती है आपका, जो चेन्नई में था, चेन्नई के पास, वो फैक्ट्री बंद होकर चली गई। आज अमेरिका में जाकर सिलिकॉन वैली में डिजिटल इंडिया की बात कहें। अगर डिजिटल इंडिया ही बनाना है तो उसी सिलिकॉन वैली में हर आपके बड़े बड़े कंपनियां जो है, आपका गूगल है, आपका अमेजॉन है, आपका फेसबुक है, उन सब कंपनियों के अंदर आधा से ज्यादा जो इंजीनियर काम कर रहे हैं वो अपने भाई है, अपने बहन है, अपने हिंदुस्तानी है, अपने भारत से वहां पर जाके काम कर रहे हैं। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रगति हो रही है दुनिया में, तो वो हो रही है अपने भारत के नौजवानों की चलते हुए। डिजिटल इंडिया बनाना है तो आगे बनाइए यहां पर, लेकिन डिजिटल इंडिया बनाने के लिए विदेशी कंपनियों को, बहुराष्ट्र कंपनियों को, उन सबको आमंत्रण देके क्या कर रहे हैं यह सरकार? ये कर रही है एक ही बात कि अपने देश से मुनाफे लूटकर वो अपने मुनाफे बनाए, लेकिन इससे फायदा ना हमारे देश के नौजवानों को मिलेगी, ना कोई कारखाने यहां पर खुलेंगे, ना कोई नई नौकरियां यहां पर सृष्टि होगी, लेकिन सब फायदा मिलेगा आपके विदेशी कंपनियों को, लेकिन भारत को नहीं, अपने देश की कंपनियों को नहीं। यानी डिजिटल इंडिया, अब आपके पास भी सेलफोन होंगे। अपना भारत का एक योगदान है पूरे दुनिया में कि हम लोगों ने दुनिया को बताया कि मिस्ड कॉल का मतलब क्या होता है। मिस्ड कॉल और कोई देश में नहीं है, अपने भारत के अंदर है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। अब नया चीज एक बता रहे हैं हम दुनिया को, वो है कॉल ड्रॉप का। फोन पकड़ो, फोन करो, किसी से बात नहीं होती आपकी। और दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में लोग इसको कॉल ड्रॉप की जगह ये कहते हैं इसको अच्छा दिन, ये अच्छे दिन आने वाले हैं सरकार के, और वो है इस कॉल ड्रॉप का नाम लग गया, नया नाम। अब ये इस तरीके की व्यवस्था हो रही है आज 1 साल 1.5 साल बाद। आज हालत क्या हुआ है? परसों दिल्ली के बगल में एक मुसलमान परिवार के ऊपर हमला करके उनके घर में बड़े को खून कर दिया, उनका एक लड़के को वहां पर बहुत सीरियसली घायल किया। और किया क्यों? यही आरएसएस और बजरंग दल के गुंडे लोग किए क्यों? किया इसलिए ये कहते हुए कि वो बीफ खा रहे थे, गो हत्या किया था और वो बीफ खा रहे थे। अरे बकरीद अभी भी खत्म हो रही है। बकरीद के समय पर जो त्योहार जो बनता है वो मीट खाया जाता है 3 दिन या कभी कभी 1 हफ्ते तक। अब उसको इल्जाम बनाकर इस तरीके के हमले करना, ये स्पष्ट रूप से यही है कि आज एक भाई दूसरे भाई के बीच में जो नफरत पैदा करके, उनसे खून खराबा करवा के अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली बात। आप लोग सब ज्यादा लोग छात्र हो, आज ये पूरा हमारा इतिहास को बदलने में लगे हुए हैं। इतिहास अगर है हमारा तो सिर्फ रामायण महाभारत और हमारे पौराणिक कहानियां हैं, उसको इतिहास के रूप में वो जो है चलाना चाहते हैं, लेकिन पूरा हमारे इतिहास को बदल दिए।
और बदलने की और कोशिश हो रही है। आज के दिन हमारे देश के अंदर अपने मुसलमान भाई और बहनों को उनके ऊपर जो हमला जो हो रहा है, ये हमले के पीछे अपनी राजनीतिक स्वार्थ और सबसे खराब जो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो खेला जा रहा है, आज खेला जा रहा है इस सरकार के चलते हुए, देश के अंदर ये नफरत पैदा करके इस सरकार के चलते हुए आज ये काम हो रहा है। इसलिए हिंदू पौराणिक कथाओं की बात करते हैं, रामायण के ऊपर और राम के ऊपर बहुत वोट बटोर लिया उन्होंने, लेकिन वो महाभारत की कहानी भूल जाते हैं। महाभारत की कहानी में याद है ना, दुर्योधन और उसके 100 भाई हैं, एक उसके अंदर दुशासन भी था, और उस दुशासन का भी एक राजनीति थी, और पूरे कौरवों के अंदर जो राजनीति जो महाभारत की कहानी में वो बताते हैं वो क्या है, एक भाई को दूसरे भाई से नफरत करना और लड़ना, एक बहन की इज्जत, द्रौपदी की इज्जत लूटने पे तुलना, ये सब करते हुए, ये राजनीति चलाते हुए महाभारत में होता क्या है, पूरा कुरुवंश का सर्वनाश। आज आरएसएस और भाजपा की ये सरकार जो केंद्र में है, वो एक सरकार के इस नीतियों के चलते हुए जैसे कुरुवंश का सर्वनाश हुआ, उसी तरीके से अपना भारत देश का सर्वनाश करने पर उस तरीके की राजनीति जो है वो लागू कर रहे हैं। বাংলায় ট্রান্সলেট করতে হবে, বাংলায় ট্রান্সলেট করে দেওয়া হবে, কমরেডরা বসুন। বুঝে যাবে, যদি শ্রমিক বলছে কি বাংলাতে ট্রান্সলেট করতে হবে, নাইলে হ্যাঁ কমরেডরা বুঝতে পারে না। কি আপনি বলুন না, আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি আমি, হিন্দিতে বলি কি না, না তো আরে বাংলা, আরে এরকম বাংলাতেই আপনি বুঝতে পারবেন না, আপনারও ভাবতে কি এরকমও বাংলা আছে, কেউ ট্রান্সলেট করে দেবে। আচ্ছা না, ঋতু পরে ট্রান্সলেট করে দেবে, সময় অনেক লাগবে, বাংলাতে যে কথা বলতে চাইবো ওটার জন্য যদি 5 মিনিট লাগবে তো হিন্দিতে 2 মিনিটে হয়ে যাবে। তো তাই জন্য वही दुशासन की राजनीति, वही महाभारत और दुशासन की राजनीति आज के दिन वही राजनीति आज लागू कर रहे हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये भी रहेंगे, हमारा भारत एक नहीं रहेगा जो हम जानते हैं। इसलिए एसएफआई का एक बहुत बड़ा पुराना परंपरा रहा, कई साथी हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, अपने एसएफआई के नेता और कार्यकर्ताओं की हत्या की गई क्योंकि इस व्यवस्था को बदलना चाहते, और इस व्यवस्था को बदलकर एक बेहतर भारत बनाने की उनकी आकांक्षाएं थी। लेकिन आज जिस तरीके से भाई भाई को लड़ा रही, ये हम का मतलब जो है भूल जाते हैं हम लोग सब। जब हम कहते हैं हम हिंदी में, ये हमारा देश है, ये हम लोग है, ये हमारा भाई है, ये हमारा कॉमरेड है, ये हम का मतलब क्या है? जब हिंदू का ह और मुसलमान का म, ये दोनों जब जोड़ते हो तभी हम बनता है, तभी हिंदुस्तान बनता है, और तभी हिंदुस्तान बरकरार रह सकता है। तो आज उसी को तोड़कर अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपनी देश की लोगों की शक्ति जो है वो आज बर्बाद करने पे तुली हुई है ये सरकार। 70% हमारे देश के अंदर 40 साल की उम्र से कम है आप जैसे, और इस 70% को अगर हमारे नौजवान को हम शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें और रोजगार के लिए उनको रोजगार के लिए मौका दें, तो एक नया भारत को हमारा नौजवान बनाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं। और उसके लिए जैसे मैं पहले बता रहा था, साधन है हमारे पास। तो हम क्या बता रहे हैं नौजवान को भारत की, हमारा क्या संदेशा है? मोदी साहब का संदेशा है हर 3 महीने नया स्लोगन आता रहता है, मेक इन इंडिया से अब डिजिटल इंडिया हो गया। हमारा संदेशा एक ही है आप सभी नौजवानों को कि हिंदुस्तान के अंदर साधन है, हिंदुस्तान के अंदर अपना नौजवान की ताकत है, हिंदुस्तान को बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए हमारे अंदर वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है। लेकिन इन नीतियों को बदल के जनहित में अगर नीतियां लागू करोगे
तो आप लोग सब एक नया भारत का निर्माण करेंगे और उसके लिए और कुछ करना नहीं है। वो है हमारा स्लोगन और हमारा भविष्य। आपको तय करना होगा एक बेहतर भारत बनाएंगे या नहीं। अगर बनाना है तो आइएगा, लड़ना पड़ेगा, इन नीतियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इस तरीके की सांप्रदायिक हमले जो हो रही है देश में, और इन सबको मदद करने वाले कौन लोग हैं? यह आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात है, यहां पर जो सरकार में है आपके बंगाल में, वही लोग आज बड़े समर्थक बने हुए हैं इसी सांप्रदायिक राजनीति के दिल्ली के अंदर। और दोनों के लिए एक आंख मिचौली चल रही है भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। आपके तृणमूल कांग्रेस को और आपके मुख्यमंत्री को बंगाल में भाजपा और मोदी साहब की जरूरत है, क्योंकि अगर बिना उनके मदद के जितने उनके घोटाले हैं यहां बंगाल में, शारदा का घोटाला, जितना चिटफंड का घोटाला, जितना हजारों करोड़ों में जो लूटता गया आम लोगों का पैसा, उसकी जांच अगर पूरी होती है तो कई सारे तृणमूल के नेता लोग, कई सारे उनके सांसद और मंत्री, उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर उससे बचना है उनको, तो उनको केंद्र सरकार की मदद की जरूरत है। केंद्र सरकार को चाहिए तृणमूल कांग्रेस के जो एमपीओ की वोट है वो संसद में उनको चाहिए। बिना उसके वो केंद्र सरकार जो चाहती है उसके कानून वो पास नहीं कर सकते। और दोनों आंख बिचौली ये चल रहा है कि दोनों की ये जरूरतें हैं। और एक तरफ से हिंदू सांप्रदायिकता को भड़काने वाली जो सांप्रदायिक ताकतें हैं बीजेपी आरएसएस के, और दूसरी तरफ से अब मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को या मुस्लिम ताकतों को जो मुसलमान का दुरुपयोग करते हुए वो जो है देश के अंदर ये नफरत फैलाना चाहते हैं हिंदुओं में। एक को उत्साहेगा, दूसरा दूसरे को उत्साहेगा, दोनों आखिर में भाई भाई रहेंगे कि जितना एक मजबूत होगा उतना ही दूसरा भी मजबूत होता है। तो आज ये आंख बिचौली चल रही है तृणमूल और भाजपा के बीच में। जितना भी वो कह लें कि केंद्र सरकार के खिलाफ आपके बंगाल के अंदर, आखिरकार ये दोनों के बीच में एक मैच, पहले भी हमने कहा था ये बात, इन दोनों के बीच में एक नया मैच फिक्सिंग चल रहा है। कल से शुरू हुआ, साउथ अफ्रीका का क्रिकेट का टीम आई हुई है भारत में, ये मैचों का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो जैसे नई टीम आती है भारत के अंदर, वैसा ही नया सिलसिला मैच फिक्सिंग का शुरू हो जाता है तृणमूल और आपके बीजेपी के बीच में। लेकिन आज ये मैच फिक्सिंग चल रही है एक तरफ से, इसलिए जितने भी जनतंत्र पे हमला हो रही है बंगाल के अंदर, उसके बारे में केंद्र के अंदर और दिल्ली में बीजेपी और प्रधानमंत्री चुप। आज जिस तरीके के जनतंत्र को खत्म करने वाली जो साजिश आज बंगाल के अंदर है, आज जिस तरीके से ये हिंसा की राजनीति चला रहे हो और समझ रहे हैं कि लोगों को डराकर वो अपनी राज को बरकरार रखेंगे, आज जितना वो लड़ रहे हैं एक बात उनको सुनना चाहिए कि जितना ज्यादा हमला करोगे हमारे ऊपर, उतना ही ज्यादा प्रतिरोध आपके खिलाफ बढ़ेगा और जनता यहां पर चुप नहीं बैठने वाली है। और पहले भी हमने कहा था, आज भी हम ये बात कह रहे हैं, एक पुराना बंगाली गाना सलील चौधरी का था, वो आज भी, हम जब छात्र थे, हम जब नौजवान थे, उस गाना बहुत मशहूर था कि अमार प्रतिवादेर कथा, अमार प्रतिरोधेर आगुन, बेगुन चलो, प्रतिवाद हमारा हो रहा है, उसको भड़काने की कोशिश करोगे तो प्रतिरोध में बदलेगा, और उसका आग जब चलेगा प्रतिरोध का, उसके सामने कोई भी जनतंत्र पे हमला करने वाला कोई है और ये अब हिंसा के आधार पर राजनीति करने वाले कोई है, उस आग के सामने बचेंगे नहीं। ये आग एक जनतांत्रिक आग होगा, हिंसा वाला नहीं। ये एक जनतांत्रिक आग होगा जिसके चलते हुए लोगों की लामबंदी के आधार पर, उनकी ताकत के आधार पर, ये इस तरीके की परिस्थिति के खिलाफ लोग लामबंद होकर लड़ेंगे, और वो नजर आ रहा आप सबको देखते हुए। इसलिए जो पहली बात हमने कहा कि आप सबको हमारी लाल सलाम, वो बात इसलिए है कि इस तरीके की जनतांत्रिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए बंगाल में
बंगाल में इस हिंसा की राजनीति को खत्म करने के लिए जो दृढ़ता बंगाल का नौजवान आज दिखा रहा है, उसके चलते हुए सिर्फ बंगाल के लिए नहीं लेकिन पूरा है। अगर कोई प्रतिज्ञा आपको लेना है नौजवानों को, तो वो यही कि जनतंत्र को बचाना, हिंसा से हमें बचना है, उसके आधार पर एक नया भारत का निर्माण करना। उसलिए जब SFI उनकी सम्मेलन होगी, बहुत सारी बातें हैं जो वहां पर भी किए जाएंगे। बहुत सारे हमले हो रहे हैं हमारे देश में, सब क्षेत्रों में। शिक्षा को बदली जा रही है, संस्कृति को बदली जा रही है। अब इस सब के चलते हुए आज ये हालत आ रहा है हमारे सामने। बिना लड़े हम जो है हमारी आज की व्यवस्था को भी हम बरकरार नहीं रख सकते। तो यहां से एक आवाज गूंज के उठाइएगा। पहले वो आवाज कलकत्ते तक पहुंचना है और बाद में बंगाल के नौजवानों का आवाज दिल्ली तक पहुंचाना है आपको कि हम लड़ेंगे जनतंत्र की रक्षा में, हम लड़ेंगे आतंक की राजनीति के खिलाफ और उसको हराएंगे, और हम बदलेंगे हमारे भारत को एक बेहतर भारत में, बदलेंगे हम बंगाल को एक बेहतर बंगाल में। ये प्रतिज्ञा जो आपको आज लेनी है, इसकी आवाज कलकत्ते तक गूंजना है और कलकत्ते से आगे दिल्ली तक जाएगा। और उस आवाज को गूंजवाने के लिए तैयार हो कि नहीं आप सब लोग? मेरे को ही नहीं सुनाई दे रही आपकी आवाज, लेकिन कलकत्ता तक कैसे जाएगी? जोर से बोलिएगा, तैयार हो कि नहीं? तो ये बताइए आप, असली मालिक इस देश के हम हैं नौजवान। ये है आपका भविष्य, ये है आपका देश। कैसा होगा ये देश आप लोग तय करोगे। अब आपको तय करना है कि कैसे इस देश को पहले बचाएंगे, उसके बाद बेहतर भारत बनाएंगे। ये काम आप निश्चित रूप से करेंगे। और आज 1 लाख से ज्यादा नौजवान इस जगह पर इकट्ठा होना मथुरापुर में, ये पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आज देखा 3 किलोमीटर तक उनके साथ हम भी साथ साथी आ रहे थे, हम भी देखा जो जोश था उसके अंदर। और उससे ना सिर्फ हम खुश हैं, लेकिन उस भावना को देखकर हमें ये विश्वास है कि बंगाल का नौजवान फिर से 1970 के दशक में जो भूमिका अदा की, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को हराया और देश के अंदर जनतंत्र को वापस लाया, वही उसी तरीके की भूमिका और जोर से बंगाल का नौजवान आज फिर आगे आएगा, उसके लिए नेतृत्व देगा। और उस दिन के इंतजार में है हम, जब आपकी ये लड़ाई आप जीतोगे, भारत जीतेगा, एक बेहतर भारत बनाएगा। ये काम आप पूरा करेंगे। ये जो विश्वास हम लोगों के अंदर पैदा कर रहे हो, इस विश्वास के लिए आप सबको लाल सलाम। और एक बेहतर भारत बनाएंगे, इस प्रतिज्ञा लेकर हम लोग सब आगे चलेंगे। इसके लिए लड़ाई में आओ, ये आह्वान करते हुए आप सबसे मैं मेरी बात खत्म कर रहा हूं। फिर से मेरी क्रांतिकारी लाल सलाम आप सबको देते हुए।